चलिए ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 न्यूटन के गति का नियम। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दिया जाए यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम हो गया बालक। न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चलिए समझते हैं न्यूटन के गति के नियम को। तो सर आइजक न्यूटन का नाम आप सुने होंगे। इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, भौतिकी के जनक कहा जाता है, ठीक है। और वो भी पहले वाला, मतलब एंशियंट फिजिक्स का बात करें। अगर मॉडर्न का बात करें तो हम लोग आइंस्टाइन को बोलते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे, मॉडर्न उनको कहा जाता है। तो 16वीं शताब्दी के बाद ज़्यादा जो हमारा साइंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग मॉडर्न के नाम से ही जानते हैं। तो ध्यान देंगे सर आइजक न्यूटन ने भौतिकी के क्षेत्र में बहुत सारे सिद्धांत को बतलाया है, बहुत सारे नियम को दिया है। इनका भौतिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, तो इनको भौतिकी के जनक के नाम से भी जाना जाता है। अब न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम तथा तृतीय नियम के नाम से जाना जाता है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, उसमें ये था। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए लिखते हैं इसके बारे में, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। न्यूटन के, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, न्यूटन के गति का 3 नियम है। न्यूटन के गति का 3 नियम है। न्यूटन के गति का 3 नियम है जिनका प्रतिपादन, 3 नियम है जिनका प्रतिपादन सन 1687 ईस्वी में, जिनका प्रतिपादन सन 1687 ईस्वी में, सन 1687 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने किया। सन 1687 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने किया। सन 1687 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने किया। हो गया बालक। इसी में आगे लिखेंगे न्यूटन के ये नियम, न्यूटन के ये नियम बल को, न्यूटन के ये नियम बल को पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं। न्यूटन के ये नियम बल को पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं। बल को पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं, पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम बल के गुण को, न्यूटन का पहला नियम बल के गुण को परिभाषित करता है। पहला नियम बल के गुण को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। जबकि दूसरा नियम, जबकि दूसरा नियम बल का, जबकि दूसरा नियम बल का, जबकि दूसरा नियम बल का परिणात्मक है, जबकि दूसरा नियम बल का परिणात्मक परिभाषा देता है। जबकि दूसरा नियम बल का परिणात्मक परिभाषा देता है, परिभाषा देता है।
जो किसी पिंड पर परिभाषा देता है, जो किसी पिंड पर आरोपित बल की, जो किसी पिंड पर आरोपित बल की व्याख्या करता है, जो किसी पिंड पर आरोपित बल की व्याख्या करता है, जो किसी पिंड पर आरोपित बल की व्याख्या करता है। हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। एवं तीसरा नियम एक मौलिक नियम है। एवं तीसरा नियम एक मौलिक नियम है, एक मौलिक नियम है जो बल की उत्पत्ति की, एक मौलिक नियम है जो बल की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, जो बल की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। हो गया बालक। तो न्यूटन का गति का कितना नियम पढ़ना है? 3 नियम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ध्यान देंगे, एक एक करके हमको समझना होगा कि सर पहला नियम क्या है। तो आपको बता दे, न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है उनसे भी पहले कोई दूसरा बताया था और उससे प्रेरित होकर न्यूटन बताए थे। उनका नाम है गैलीलियो गैलीली, नाम सुने होंगे आप, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले इसे जड़त्व के बारे में, पिंड के जड़त्व के बारे में बताया था और उसी जड़त्व से प्रेरित होकर न्यूटन ने अपना गति का पहला नियम दिया और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्लियर है बालक? तो न्यूटन का गति का नियम तो है, लेकिन सबसे पहले कौन बताए थे? गैलीलियो गैलीली। क्लियर है बालक? तो एक एक करके हम बात करेंगे। अब सवाल ये है कि सर आप कह दिए कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो नियम क्या है? तो आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो देखिए, जड़त्व क्या है या न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है बालक? कि कोई भी पिंड अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अगर वो विराम में है तो चाहता है कि हम विराम में रहें, अगर वो गति में है तो चाहता है कि हम गति में ही रहें। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना आरोपित किया जाए। अब मान लीजिए कि आप चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो बिना आप पर बल लगाए आपका वेग 10 से 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा? नहीं होगा। तो याद रखेंगे, जब तक किसी पिंड पर कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं उसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को पिंड का जड़त्व कहा जाता है। कोई दिक्कत बालक? चलिए, तो आगे हेडिंग देंगे। आगे हेडिंग दिया जाए न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अब एक एक करके बात करना होगा। आगे हेडिंग देंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हो गया बालक? तो इसके बारे में अभी हम बता चुके कि पिंड का जो जड़त्व होता है, जड़त्व का नियम ही प्रथम नियम है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, और इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिएगा। इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे और लिखेंगे प्रत्येक पिंड अपनी अवस्था, प्रत्येक पिंड अपनी अवस्था, प्रत्येक पिंड अपनी अवस्था अर्थात विराम की अवस्था, अर्थात विराम की अवस्था, विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था को, विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था को
या एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना, एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है, तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि, तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पिंड पर, जब तक कि उस पिंड पर कोई बाहरी बल, जब तक कि उस पिंड पर कोई बाहरी बल आरोपित है, जब तक कि उस पिंड पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए, जब तक कि उस पिंड पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए। कोई दिक्कत बालक? इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखे हैं बालक कि सब पिंड, जितना भी पिंड है अपने अवस्था को बनाए रखेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि आप बाहर से उस पर कोई बल नहीं लगाते हैं। और बिना किसी पिंड पर बल लगाए उसके स्थिति में परिवर्तन होता है? नहीं होता है। इसी को पिंड का क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हमें जानते हैं कि, हमें जानते हैं कि प्रत्येक पिंड के पास, हम जानते हैं कि प्रत्येक पिंड के पास, प्रत्येक पिंड के पास एक प्रवृत्ति होती है। सामने देख लीजिए, प्रत्येक पिंड के पास एक प्रवृत्ति होती है, एक प्रवृत्ति होती है जिसके कारण, एक प्रवृत्ति होती है जिसके कारण पिंड, जिसके कारण पिंड अपनी अवस्था को, जिसके कारण पिंड अपनी अवस्था को, जिसके कारण पिंड अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण पिंड अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण पिंड अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अतः पिंड के इस प्रवृत्ति, अतः पिंड के इस प्रवृत्ति या गुण को ही, अतः पिंड के इस प्रवृत्ति या गुण को ही, इस प्रवृत्ति या गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। इस प्रवृत्ति या गुण को ही जड़त्व कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः न्यूटन के गति के, अतः न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, अतः न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। हो गया? चलिए, कोई दिक्कत समझने में? तो याद रखेंगे यही तो जड़त्व का नियम है। और ये अपने से नहीं बताए थे, ये किसी से प्रेरित होकर बताए थे, जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। दूरबीन के बारे में सुने होंगे, जिसके बारे में वही बताए थे। चलिए, तो यहाँ पे एक और परिभाषा लेंगे बालक। ये जो आप लिखें ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। अब जो लिखने वाले हैं ये अकॉर्डिंग टू एससी वर्मा है। हम सुने होंगे एससी वर्मा का, तो उनके हिसाब से एक और परिभाषा है बालक। अब उसमें जड़त्व का चर्चा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसको परिभाषित करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये भी न्यूटन के गति का प्रथम ही नियम है, लेकिन जो तरीका होगा वो अकॉर्डिंग टू एससी वर्मा। ठीक है, अगर बुक वगैरह होगा तो आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो या करके एक और तरीके से परिभाषित किया जाए।
या करके एक और तरीके से परिभाषित करेंगे, बोला जाए, लिखेंगे यदि किसी पिंड पर लगने वाले यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो तो पिंड का त्वरण भी शून्य होता है। अभी अब क्या लिखे हैं थोड़ा सा समझिए, हम बता दे रहे हैं। करा है अर्थात जब f बराबर 0 हो तो a बराबर 0 होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिख लिया जाए। अर्थात जब f बराबर 0 हो तो a बराबर 0 होगा। अब इस चीज को हम समझ लेंगे कि सर आप क्या लिख दिए कि परिणामी बल शून्य होगा तो त्वरण भी शून्य हो जाएगा। इसको थोड़ा समझा जाए। हमको ये बताइए परिणामी बल किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे पिंड को गति कराने वाला बल परिणामी बल कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, पिंड को गति कराने वाला बल ही परिणामी बल कहलाता है बालक। कोई दिक्कत? अब हमको ये बताइए कि हमारे पास कोई पिंड है और विराम में है, नहीं चल रहा है, और देखे कि एक आदमी इधर से बल लगा दिया 10 न्यूटन का और एक आदमी इधर से बल लगा दिया ये भी 10 न्यूटन का, और नहीं चल रहा है। तो बल तो लगा है, दो बल लगा है, तो क्या ये चलेगा? काहे नहीं चलेगा? बराबर अब विपरीत बल है। तो अब कहेंगे परिणामी मतलब टोटल, तो कहिएगा जोड़ दीजिए। अब बताइए कि बल तो सदिश राशि है, जो इधर बल लगाएगा तो उसका बल प्लस में ले लेंगे, विपरीत बल होगा तो माइनस में। अब बताइए टोटल बल कितना आप लगाए हैं? 0। क्यों? बराबर विपरीत वो कैंसिल कर देता है। आप उधर से बल लगाइए, इधर से बल लगाएगा, पिंड में कोई विस्थापन होगा, जगह बदलेगा। अब बताइए जब पिंड चलेगा नहीं तो इसका वेग क्या हो जाएगा? 0। और जब वेग 0 होगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत बालक? तो वही कह रहा है कि अगर किसी पिंड पर हम बल नहीं लगाएंगे तो उसका स्थिति बदलेगा नहीं, तो इस स्थिति में त्वरण भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो आप लिखे हैं? चलिए एक और बता दे रहे हैं। सर आप विराम ले लिए, अब मान लीजिए कि चल देता तब, तो देखिए चल देता तब। हमारे पास कोई पिंड है और ई जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, और आप पीछे से आए और धक्का दे दिए, कितना न्यूटन के बल से? 10 न्यूटन। तो एगो देखा कि भाई पीछे से धक्का दे रहा है, तो लीजिए हम आगे से धक्का दे देंगे। तो एगो और इधर से धक्का दे दिया, ये भी कितना न्यूटन के बल से? 10 न्यूटन। अब बताइए आपका वेग 10 से 15 हो जाएगा? आपका वेग 10 से 15 होगा कि नहीं? सामने देखो और बताओ। आप इतना वेग से चल रहे हैं और एगो आए पीछे से धक्का दे दिया 10 न्यूटन के बल से। तो एगो देखा कि भाई तुम पीछे से धक्का दिया तो हम आगे से धक्का दे देंगे, और ये दे दिया 10 न्यूटन के बल से आगे से धक्का। अब बताइए इसका वेग बढ़ेगा कि उतना ही रह जाएगा? बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा जी? बराबर ना बल लगाया है। भाई देखो तो उल्टा ना लगा। अच्छा मान लिए कि यहाँ पर तुम खड़ी हो और कोई आके इधर से धक्का दे दे 10 न्यूटन के बल से, और उधर से कहेंगे कि हम करो इधरों से 10 न्यूटन से धक्का दो, तो बताइए अब चलने लगिएगा? हाँ, तो ये वेग इसका अपना ना वेग है। आप इस वेग को ध्यान देंगे, ये अपना वेग है, आप चल रहे हैं।
तो आपका वेग 10 से 15 कब होगा? जब आप पे ज्यादा बल लगेगा। तो कहाँ ज्यादा लगा? ई लगाया 10 न्यूटन प्लस में, और आप विरोध में लगा दिए 10 न्यूटन। तो अब बताइए 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो आप पे बल कितना लगा? 0। तो आपका वेग 10 से 20 हो जाएगा? नहीं होगा। आपका वेग बढ़ने के लिए अब जैसे 15 रहता, आई 10 रहता, तब आप कहते ना सर वेग तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये 10 की जगह 15 न्यूटन कर दीजिए, आई 10 न्यूटन रहेगा, तब 5 न्यूटन के बल से ही गतिमान हो जाएगा। लेकिन अब तो दोनों बराबर लग रहा है, ई 10 है, ई 10 है, तो जब बराबर और विपरीत दिशा में बल लगे तो पिंड पर परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0। तो अब बताइए इसका वेग 10 से रहेगा कि 10 से 15 हो जाएगा? समझ में आ रहा है? क्यों? अब ज्यादा बल लगाए कहाँ है? दोनों तो बराबर और विपरीत लगा दिए। तो अब बताइए कि पिंड 10 से चलेगा कि 15 से चलेगा? तो अब इसका वेग अचर हो गया ना बालक, वेग बढ़वे नहीं किया। और जब पिंड का वेग नहीं बढ़ता है तो त्वरण क्या हो जाता है? समझ में आ गया? तो अब बताइए आपका परिणामी बल 0 हो गया। आप तो बल लगाए थे लेकिन परिणामी बल 0 हो गया। तो परिणामी बल 0 होगा तो पिंड में त्वरण क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो परिणामी बल 0 का मतलब हो गया कि पिंड पर बराबर और विपरीत बल लगा है। ठीक है, जिधर भी लगा होगा उसके विपरीत दिशा में उतना ही बराबर बल लगा होगा, इसीलिए परिणामी बल क्या हो गया? 0 हो गया। तो यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। इस दूसरे तरीके से हम लोग परिभाषित कर लिए, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। और ये जो नियम आप देख रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन बहुत मतलब आसानी से बन जाता है। इसमें फॉर्मूला का काम है नहीं है, खाली नियम आप जानिएगा। एक लाइन में हम लोग डायग्राम वाला क्वेश्चन बना लेंगे जब आगे आएगा। ठीक है, डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा कैसे हम लोग बना लेंगे आसानी से। तो यही है आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम। कोई दिक्कत बालक? नोट करके लिखा जाए। नोट नंबर 1 लिखेंगे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम की खोज, न्यूटन के गति के प्रथम नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। प्रथम नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। हो गया? 2 नंबर, नोट नंबर 2 में लिखा जाए। नोट नंबर 2 में लिखेंगे, किसी पिंड के त्वरण का कारण ही बल होता है। किसी पिंड के त्वरण का कारण ही बल होता है। किसी पिंड के त्वरण का कारण ही बल होता है। हमको ये बताइए, किसी पिंड पर बल नहीं लगाएंगे तो उसका त्वरण होगा? उसका वेग बढ़ जाएगा। आप 10 से चल रहे हैं तो बिना बल लगाए 15 हो जाइएगा? नहीं। तो याद रखेंगे, जब तक किसी पिंड पर बल नहीं लगेगा उसमें त्वरण नहीं आता है। तो बताइए त्वरण आने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बल। तो त्वरण का कारण कौन हो गया? बल हो गया। वही लिखे हैं कि त्वरण का कारण कौन है? बल है। जब तक बल नहीं लगेगा पिंड में त्वरण नहीं आएगा वाला। और 2 नोट है, अगले क्लास में लिखेंगे। समय समाप्त हम लोग का। कल आपका छुट्टी रहेगा, रक्षाबंधन के पावन अवसर पे कल छुट्टी रहेगा, और फिर आगे समय अनुसार क्लास खुल जाएगा। चलिए बंद कर दो।